चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का सिलेबस। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर ये कह लो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यानी ये उस समय की कहानी है जब सबसे पहली बार हम लोग एक साथ जुड़कर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए थे। ये उस दौर की बात है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि इससे पहले मतलब 1857 से पहले कोई और लड़ाई ना हुई हो। लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मतलब उनको भगाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी 1857 से पहले भी। पर वो जो लड़ाइयाँ थी वो सिर्फ और सिर्फ लोकल तक ही सीमित रह गई। मतलब या तो किसी एक राज्य ने शुरू किया था, दूसरे राज्य ने समर्थन नहीं दिया था, ऐसा हुआ। और ये जो ब्रिटिशर्स की कहानी है वो क्या है, ब्रिटिशर्स जो है वो 1757 से पहले एक बस ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी थी। क्या थी? बस ट्रेड के लिए आए थे। इनका मकसद क्या था इससे पहले कि वो बस ट्रेडिंग कर रहे थे, मतलब सामान ले रहे थे, सामान दे रहे थे। किस बेसिस पे सामान ले रहे थे वो हम इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जब 1757 में आखिर क्या हुआ, 1757 के अंदर हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी जब हुआ, प्लेसी, इसमें हमें पता चला कि जो ब्रिटिशर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, वो रूलिंग कंपनी भी बनती जा रही है। धीरे 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 क्या हुआ, इस सदी के बाद मतलब 1757 के बाद ये ट्रेडिंग प्लस रूलिंग पावर भी बनने लगा। कौन बनने लगा? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसे मैं शॉर्टकट में BEIC लिखने वाली हूँ। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में क्या था, उससे पहले वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका काम क्या था, वो ट्रेड्स आके इंडिया के अंदर करता था। कहाँ से करता था? बंगाल वाले साइड से इसने सबसे पहले घुसना शुरू किया था। लेकिन 1757 में एक वॉर हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी करके। उसके बाद से ये जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इसका जो दिमाग था वो ये बन चुका था कि अब इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा करके रखना है। तो ये जो वॉर था वो पूरे 100 सालों के बाद हुआ था। 1757 के बाद कितना डायरेक्ट 1857 के वक्त हुआ था ये रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके क्या क्या कॉजेज थे? सबसे पहले ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने पीजेंट्स को, मतलब आम आदमी को, किसी फार्मर को, फिर ट्रेडर्स को जो कि इंडिया के ट्रेडर्स थे, इंडिया के आर्टिशियंस को, इंडिया के जो मनी लैंडर्स है यानी कि जो ज़मींदार है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया था, बहुत ज़्यादा ही एडवर्सली अफेक्ट किया था। उसके साथ साथ इसने ये जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी है इसने इंडिया के रूलर्स को भी अफेक्ट किया था। इंडिया के जो क्या बोलते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन है, जो कि बहुत अच्छा वीविंग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे, जैसे हमने चोला वगैरह एम्पायर अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। हमारे इंडिया ने बहुत अच्छी क्या बनाई थी, आर्किटेक्चर्स बनाए थे। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारे लोगों को ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगी, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी, सबके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, जिसके कारण लोग जो थे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए। उसकी वजह से इन लोगों ने एक रिवॉल्ट शुरू किया, वो उसका नाम है द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर कह लो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब अंग्रेजों के चंगुल से या फिर उनकी जो गुलामी है उनसे बाहर निकलने की सबसे पहली ये कहानी थी। इसके हम कॉजेज़ के ऊपर देखेंगे, सबसे पहले पॉलिटिकल, फिर सोशल, फिर मिलिट्री, फिर उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो लगा के बैठ जाना है, किताब ले लेनी है, एक हाथ में पेंसिल ले लेना है। उसके बाद आपको जो कॉजेज़ मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो सब आपकी बुक से ही लिए गए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे लिंक में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वो तभी खुलेगा जब आप टेलीग्राम का ऐप जब डाउनलोड करोगे। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली हमारे चैनल के अंदर घुस जाओगे। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। लेटर ऑन वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कैसे कैसे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आपके पूरे कंप्लीट बोर्ड तक का। और आई एश्योर यू कि जनवरी से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेस। सबसे पहले ये जो ब्रिटिशर्स थे इनकी पॉलिसी क्या थी? इनकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, मतलब अपनी टेरिटोरियल पावर को बढ़ाओ, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाओ। सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही नहीं, तुम महाराष्ट्र तक जाओ। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं, तुम आंध्र प्रदेश तक जाओ। सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक नहीं, तुम कश्मीर तक फिश आओ। इनकी ये मकसद था कि पूरे के पूरे भारत साम्राज्य के ऊपर क्या करना है, राज हासिल करना है। तो मतलब इनका सिंपल फंडा क्या था कि अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना। और टेरिटरीज बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों के अंदर तुम्हारा डर बैठेगा और लोग तुम्हारे गुलामी करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले पॉलिसी क्या अपनाई, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। क्या पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन? अपनी पावर को बढ़ाना और साथ ही साथ टेरिटरीज को बढ़ाना। ठीक है, टेरिटरीज प्लस पावर को बढ़ाना। अगर यहाँ पे बोर्ड्स में जितने भी चीज़ें हैं वो नहीं दिख रहे हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके बुक से ही हैं। तो आप क्या करो, सुनते जाओ, एक्टिव लिसनिंग करो, सुनो और मार्क करते जाओ, सुनो और मार्क करते जाओ। नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आप उसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। वापस से उसी नोट्स को दोबारा छापने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करना, नोट्स को बस प्रिंट आउट करवा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सबसे पहले पॉलिसी थी टेरिटरी और पावर को बढ़ाना। अब इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने 4 तरीके अपनाए। अपनी टेरिटरी और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इन्होंने 4 तरीके अपनाए। कौन कौन से? पहला आउटराइट वॉर्स, सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला आउटराइट वॉर, फिर सब्सिडरी अलायंस, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बाद एलिज्ड मिसरूल। ठीक है, उसके बाद इनके 2 और पॉइंट्स थे।
लेटर ऑन वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ये आउटराइट वॉर क्या है? ये आउटराइट वॉर का मतलब क्या होता है? आउटराइट वॉर मतलब किसी भी जगह को तुम्हें अगर हड़पना है, अपनाना है, उसके ऊपर कब्जा करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम लड़ाई करोगे। इन्होंने क्या किया? लड़ाई किया। इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। क्या किया? बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, जिसके कारण इन्होंने बंगाल, बिहार और ओडिशा, इन तीनों जगहों पर कब्जा कर लिया। तीनों बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं। बिहार एक बड़ा स्टेट है, बंगाल एक बड़ा स्टेट है और ओडिशा भी एक बड़ा स्टेट है। पहले तो वैसे एक्चुअली ये था कि बिहार और बंगाल दोनों एक में ही थे, तो डिवीज़न कब हुआ वो आपको पता हो, नहीं भी पता तो लेटर वीडियोस में, मतलब अगले अगले चैप्टर्स के अंदर आपको ये सब पता चल जाएगा कि कब किसका डिवीज़न हुआ। ठीक है, तो इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, जिस वजह से इनके हाथ में डायरेक्टली 3 जगह, 3 बड़े बड़े स्टेट्स हाथ में आ गए। कौन कौन? बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये तीनों स्टेट हाथ में आ गया। फिर इन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा, जिस वजह से इनके हाथ में क्या आ गया? मैसूर। अब एंग्लो का मतलब ब्रिटिशर्स, मैसूर का मतलब वो जगह। ठीक है, तो उन्होंने एंग्लो और मैसूर का वॉर लड़ा, जिसकी वजह से एंग्लो जीत गया, मतलब ब्रिटिशर्स जीत गया और इनके हाथ में कौन सा राज्य आ गया? अब मैसूर आ गया। ठीक है, फिर उन्होंने थर्ड वार ऑफ मराठा लड़ा, जिस वजह से अब इनके हाथ में मराठा भी आ गया। मराठा को भी इन्होंने हराया। मुगलों को किसने हराया था? मराठास ने। और मराठा को किसने हराया? ब्रिटिशर्स ने। लोग ऐसे गलत समझ लेते हैं कि मुगलों को भी ब्रिटिशर्स ने हराया था। नहीं, वो हराया था, बट जब तक हराया था तब तक मराठा जो मुगलों हैं उन्हें एकदम पछाड़ चुके थे। कुछ अमाउंट में बचे थे, उनको इन्होंने कब्जा कर लिया आखिर में। ठीक है, तो उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर लड़ा, जिस वजह से अब इनके अंडर पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य भी आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने एंग्लो सिख वॉर लड़ा, जिस वजह से इनके अंडर क्या आ गया? पंजाब वाला इलाका आ गया। ठीक है, एंग्लो समझ रहे हो और सिख भी समझ रहे हो। सिख किधर आते हैं? पंजाबी साइड में आते हैं। तो इस वजह से इन्होंने 3, मतलब बहुत ज़्यादा वॉर्स लड़े, लेकिन आपके बुक के अंदर बस 3 मेंशन है। कौन कौन से? ब्रिटिश, पहले जो एंग्लो और मराठा वॉर, फिर एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इन तीनों जगह से इनके हाथ में काफ़ी अमाउंट में टेरिटरी आ गई थी। टेरिटरी आने के साथ साथ इनके हाथ में क्या आ गया था? पावर भी आ गया था। ठीक है, लेटर मूव करते हैं। हमारे पास सेकंड पॉइंट है, वो है सब्सिडरी अलायंस। अब ये बताओ सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया? एक अपना दिमाग लगाया। इन्होंने बोला कि किसी एक राजा के पास गए, प्रिंसली स्टेट्स के पास गए, उस राजा के पास जाकर बोले कि देखो मैं तो उस राज्य से आ रहा हूँ, मान लो ये एक्स राजा के पास गए और ये वाई राज्य है, तो इन्होंने बोला कि मैं एक्स, मतलब ये एक्स राजा के पास आ गए हैं। ठीक है, तो एक्स वाले राजा के पास आके क्या बोले कि अरे मैं तो वाई वाले राज्य से आ रहा हूँ, मेरे को सुनने में आया है कि वो लोग तुम्हारे एक्स राज्य के ऊपर लड़ने, मतलब अटैक करने आ रहे हैं, तुम्हारे राज्य को कब्जा करने आए हैं। अब ये एक्स वाला पर्सन क्या है, उसको तो थोड़ी नहीं पता कि वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसने ब्रिटिशर्स की बात मान ली। अब इस समय में क्या हुआ? वो डर गया, तो फिर वो डर के बोला कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम डरने की क्या बात है, तुम क्या करो, तुम मेरे सैनिक को अपने पास रखो, इसके बदले तुम उन्हें पैसा, रहने के लिए खाना, रहने के लिए जगह, ये सब देना, और उसके बदले में क्या करेंगे? हम तुमसे पैसा लेंगे, मतलब भाड़े में, समझ लो कि रेंट में जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपनी आर्मी को एक प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर रख दिया। और प्रिंसली स्टेट्स पे रखने के बाद इन्होंने ये भी बोला कि तुम्हें किसी भी और मेरे, मतलब किसी और राज्य के साथ अगर तुम्हें गठबंधन करना होगा तो तुम मेरी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। मतलब सिंपल समझो, गुलाम बना दिया। भाड़े पहले तो बोला, मतलब झांसा दिया कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने आ रहा है, इस वजह से हम तुम्हारे पास अपनी आर्मी रख रहे हैं, और आर्मी रखने के बदले तुम हमें कुछ पैसे दो, और पैसे दो उसके साथ साथ जो आर्मी है उसको तुम रखो, उसके लिए खाना वगैरह, रहने के लिए जगह वगैरह, पैसा वैसा, ये सब तुम ही दोगे, और हमें भी पैसा दोगे क्योंकि हमने तुम्हें अपनी आर्मी दी है। उसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने किसी भी दूसरे संबंधी या फिर दूसरे भी राज्य के साथ अगर तुम गठबंधन करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ भी करना होगा तो हमसे पूछना पड़ेगा, हम ही तुम्हारे मालिक हैं। मतलब इस वजह से क्या हुआ, जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब क्या हो गए? गुलाम हो गए। ठीक है, स्लेव बन गए इन ब्रिटिशर्स के। अपने ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो इनके ओवर आ गई कि अब प्रिंसली स्टेट है पर वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि इनका पूरा जो भी राइट है, जो भी डिसीजन लेना है, किसी भी एरिया में जाना है या फिर किसी भी और ट्रेडर्स को अंदर आने देना है कि नहीं देना है, ये सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे जो डिसीजंस है वो कौन लेगा? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। मतलब उन राजा की कोई अब वैल्यू ही नहीं रही। ये क्या था? ये था इनका सब्सिडरी अलायंस। फिर इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आपको पता होगा। कौन लाया था? डलहौजी ने लाया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी राज्य का जो राजा है उसकी डेथ हो गई और उसकी अपनी कोई संतान नहीं है, मतलब जो लड़का संतान, मतलब बॉय नहीं है, ठीक है, उस जो राजा है उसका कोई संतान जो है वो लड़का नहीं है जो कि इस राज्य को संभालेगा, तो वो जो राज्य है, वो जो पूरा स्टेट है या फिर उसके जितने भी गवर्नमेंट थे वो सब के सब किसके पास आ जाएगी? इन ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगी। इसके लिए आपने कहानी सुनी होगी रानी लक्ष्मीबाई की। तो सिर्फ और सिर्फ एक झांसी ही ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काम किया था। ये बहुत सारे जगह थे, जैसे संभलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, नागपुर हो गया, और भी कुछ स्टेट्स है जो कि आपकी किताब के अंदर मेंशन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है वो एडॉप्ट नहीं कर सकता। अपना बेटा नहीं है तो वो जो सरकार है वो डायरेक्टली किसके पास उठ के आ जाएगी? उस राजा के बाद किसके पास आ जाएगी? उस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास आ जाएगी। ठीक। फिर इनका फोर्थ रूल था कि एलिज्ड मिसरूल। एलिज्ड मिसरूल मतलब इन्होंने बोला कि देखो यार,
इन्होंने अवध के ऊपर ये रूल लगाया था। बोला था कि देखो ये जो अवध है ना, ये अच्छे से अपना जो कारोबार है वो नहीं चला पा रहा, इसके जो राजा हैं वो वीक हो गए हैं, इनके राजा जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, अपनी जो सरकार है कैसे चलानी चाहिए थी वो ऐसे नहीं चला पा रहे हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे कि तुम जो अपनी सरकार है तुम उसे अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, तुम मेरे को दे दो, और मेरे को दोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अच्छे से चलाऊँगा, ठीक है। इस वजह से इन्होंने अवध जैसे एक बड़े से राज्य को कब्जा कर लिया। तो इन्होंने अवध को क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया, मतलब हथिया लिया। और एनेक्स करने के बाद इन्होंने क्या किया, इनके अब जैसे मान लो एक राजा है तो राजा की बहुत ज़्यादा प्रजा होगी, उसके बहुत ज़्यादा सैनिक होंगे, तब इन्होंने क्या किया, इन्हें तो भाई पहले से ही इंडियंस से उतनी मतलब नहीं था, एकदम उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे उस अवध राजा के साम्राज्य के अंदर, उन्हें बेघर कर दिया, मतलब उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसे छीन लिया। अब उसके अंदर जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स वाले थे, और इंडियंस को तो वो आर्मी में लेते नहीं थे, मतलब अपनी फौज के अंदर उसे भर्ती नहीं होने देते थे, अगर होने भी देते थे उनकी लो रैंक थी। उन सब के बारे में पार्ट में डिस्कस करेंगे। पर हुआ क्या कि इनके जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी जो मंत्री वगैरह थे, जितने भी उनके काम के आदमी थे, किसके, इस जो अवध के जो राजा थे उनके, उन सब का एम्प्लॉयमेंट ही छीन लिया गया। अब वो सब निकम्मे हो गए, मतलब उनको सैलरी वगैरह नहीं मिल, पहले तो राजा थे तो राजा के अंडर थे, अब तो राजा को ही हटा दिया, राजा की पावर किसी और के पास चली गई, और जिसके पास गई है वो इन सबको चाहता ही नहीं है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, इनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बचा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस अवध राज्य के अंदर लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई कर दी, किसी भी लैंड के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा करके दुगना तिगुना टैक्स लेने लगे। मुगल जो मुगल्स थे उन्होंने भी इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लिया होगा जितना इन लोगों ने टैक्स वसूलना शुरू कर लिया। अल्टीमेटली इनका गोल क्या था, इतना ज़्यादा टैक्स लेकर ये करते क्या, इनका गोल था कि जब टैक्स लेंगे तो इतने जितने भी सारे टैक्स हैं उन सबसे अपने जितने भी आर्मी मेंबर्स हैं, जितने भी इनके फौज के अंदर सिपाही हैं, इनके इंडियंस के नहीं, इनके उन सबको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, मतलब हमारे पैसों से अपने आदमियों को खाना पीना अलाउंस वगैरह, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने फूड और हाउस के ऊपर भी टैक्स लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने अगर तुम्हें कोई खाना लेना है उसके ऊपर भी टैक्स दो, अगर तुम्हें कोई घर लेना है उसके ऊपर भी टैक्स दो, अगर जो भी जमींदार हैं, जो जमींदार थे ना, उन लोगों का, जमींदार का मतलब क्या होता है, जमींदार का मतलब होता है वो आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, उस ज़मीन के हिसाब से वो किसी किसी को लोन वगैरह देता है। इन्होंने क्या किया, उन जमींदारों की ज़मीन ही हड़प ली, इनके ऊपर जमींदार के ऊपर कोवरेंटो लगा दिया। कोवरेंटो आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं। कोवरेंटो होता है कि अगर किसी नेता के ऊपर, नेता को समझ लो कि किसी व्यक्ति के ऊपर, अगर जैसे मान लो एक पुलिस, मैं मान लो पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही हूँ, तो तुम चाहो तो मेरे ऊपर कोवरेंटो लगा सकते हो कि किस हक से तुम पुलिस ऑफिसर हो जब तुम अपनी नौकरी ही नहीं कर रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो इन्होंने जमींदार के ऊपर ऐसे कोवरेंटो लगा दिया कि किस हक से तुम जमींदार हो जब तुम अपना जो अपना काम है उसे तुम अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हो, तो तुम किस नाम के जमींदार। उसके बाद उस जमींदार को रिप्लेस कर दिया इन्होंने मनी लेंडर्स वगैरह के साथ, ठीक है। तो ये सब इन्होंने अवध राज्य के अंदर किया, साथ ही साथ कई सारे राज्यों के अंदर भी किया। सेकंड पॉइंट, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर था। फर्स्ट पॉइंट का क्या था, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, कैसे करके अपनी मिलिट्री और साथ ही साथ पावर को बढ़ाना है। सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने बहादुर शाह जो कि लास्ट एम्परर थे मुगल सल्तनत के, उनको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। देखो मुगल सल्तनत के जो लास्ट एम्परर थे वो दिल्ली में थे। अब दिल्ली वाले क्या कर, उन्होंने उनको ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखो यार अब बूढ़े हो चुके हो, हम क्या करेंगे, हमें राज्य करने दो, हम क्या करेंगे, आपको बस पेंशन देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अच्छी खासी पेंशन आएगी, हम आराम से बैठे रहेंगे। पर हुआ क्या कि इनका एक बेटा था, इनका बेटा था, लेकिन वो क्या था, एडॉप्टेड था। तो इनका बेटा जो शायद एडॉप्टेड नहीं था, इनका जो बेटा था, इनके साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखो आप क्या रहते हो, आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो आप रेड फोर्ट पे रहते हो। ये कहाँ रहते थे, बहादुर शाह, ये रेड फोर्ट में रहते थे। अब आखिर भाई वो है क्या, वो तो ब्रिटिशर्स ही है ना, तो कितना रहेंगे। तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहादुर शाह को क्या बोला कि देखो अब आपका जो बेटा आएगा वो आपका टाइटल नहीं ले सकता, वो एम्परर नहीं कराएगा, वो मुगल एम्परर नहीं कराएगा, और ना ही तो वो रेड फोर्ट के अंदर रहेगा, आप लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट हुआ। इनकी पेंशन तो चलती रही, लेकिन फिर इन्हें शिफ्ट करवा दिया कहीं और, मतलब किसी को अपने घर से ही बेदखल कर दिया। मतलब जिसने तुम्हें घर में रहने की इजाज़त दी तुम उसी को घर से बाहर निकाल रहे हो। yes. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने बहादुर शाह को अपने जो रेड फोर्ट है उससे उठाकर इन्होंने कहीं कुतुब मीनार के साइड में रखवा दिया। बोले कि अब देखो तुम रेड फोर्ट के अंदर नहीं रह सकते, ना ही तुम्हारा बच्चा रह सकता है, हम तुम्हारे बच्चे को पेंशन भी नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पेंशन देंगे, और तुम्हें क्या करेंगे, तुम रेड फोर्ट को छोड़ दो, तुम कहीं और जाकर जो मतलब एक कुतुब मीनार में जाकर रह दो, ठीक है। एक जगह था शायद यागौन करके, शायद वहाँ पर इन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया। फिर इन्होंने नाना साहब के साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया। नाना साहब क्या थे, पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, जो कि ये एडॉप्टेड सन थे। तो इन्होंने बोला कि देखो तुम एडॉप्टेड सन हो, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम तुम्हें कोई भी पेंशन नहीं देंगे, और जो तुम्हारा जो राज्य है उसे हम अपने अंदर लेंगे, मतलब पेशवा बाजीराव का जो राज्य है उसे अपने अंदर लेंगे। क्यों, क्योंकि तुम एडॉप्टेड सन हो और वो राजा तो मर चुके हैं, इन्हें पेंशन भी नहीं दिया गया और इनका जो राज्य है उसको भी हड़प लिया गया, ठीक है। फिर इन्होंने इनकी जो एक और प्रॉपर्टी थी वो ही एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश, मतलब इनका मोटा मोटी ये मतलब था कि ये इंडिया में रहकर इंडिया के लोगों के ऊपर राज करते थे, और साथ ही साथ इन्होंने
इंडिया का जितना भी वेल्थ था ना उसे ड्रेन करना शुरू कर दिया था। इंडिया जैसे हमने देखा सब्सिडी रिलायंस, उसके अंदर क्या था, कोई भी राजा था, उसका सुप्रीम कमांडर कौन हो गया, अब ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी। वो क्या चाहती थी कि तुम तो हमें पैसा दो ताकि हमने तुम्हें रेंट पे अपने जो आर्मी मेंबर्स है उनको दिए हैं, और साथ ही साथ तुम क्या करो, तुम हमें जो आर्मी मेंबर्स है उनको भी तुम रखो, उनको भी पालन पोषण, रहने वहने का खाना वगैरह, अलाउंस वगैरह सब कुछ तुम दो। मतलब अल्टीमेटली इंडिया का पूरा धन वो ड्रेन करते गए। वेल्थ ऑफ इंडिया को क्या कर दिया इन्होंने, ड्रेन कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए। वेल्थ कैसे ड्रेन किया, इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया, इन्होंने हैंडीक्राफ्ट, जो इन्होंने बोला जैसे इंडिया में क्या था, सब कुछ पहले रेडीमेड नहीं बनता था, इन्हें सब कुछ को बनाया जाता था, और वहीं जब बना रहे हो कोई चीज़ तो उसे तुम उसके ऊपर थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे क्योंकि तुम्हारी मेहनत लगी है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश से फॉरेन के जितने भी ट्रेड वगैरह करना शुरू कर दी, जो क्लोथ्स वगैरह से वो रेडीमेड आने लगे, और उनके ऊपर प्राइस कम कर दिए। तो लोग क्या करेंगे, महंगी चीज़ लेंगे कि सस्ती चीज़ लेंगे, सस्ती चीज़ लेंगे। इस वजह से जो खुद से कढ़ाई बनाई करते थे, जो खुद से कपड़े वगैरह बनाते थे, उनका मार्केट डाउन होने लगा, और ब्रिटिश का जो चीप प्रोडक्ट था वो बिकने शुरू हो गए। जिस वजह से अल्टीमेटली किसको फ़ायदा हुआ, पैसे तो ब्रिटिश की झोली में आ रहा है। इन्होंने वेल्थ को ड्रेन कर लिया। ये थे हमारे फिजिकल जो पॉलिटिकल कॉजेस है, वो कॉजेस थे। फिर देते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस, मतलब इन्होंने रिलीजियस के अंदर भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी। कैसे कैसे की वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने सोशल कस्टम्स के ऊपर क्या किया, इंटरफेयर कर लिया। जैसे इन्होंने सती की प्रथा देखी। इंडिया में बोले कि हे भगवान, कोई विडो है, उसका मतलब कोई अगर औरत है जो कि विडो हो गई है तो उसे जला दिया जा रहा है, वो सती की प्रथा कर रही है। तो उन्होंने अब इनका जो रिलीजन था, जो हिंदू धर्म था, उसके अंदर क्या किया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इन्होंने सती का एबॉलिशन कर दिया। हालांकि वो एक अच्छी बात है, लेकिन उस समय के लिए बुरी बात थी। क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, ऐसा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सती की प्रथा को खत्म कर दिया। इन्होंने विडो का रीमैरिज का एक्ट एक लगा दिया। बस बोला नहीं कि विडो रीमैरिज, इन्होंने पूरा का पूरा एक्ट ही लगा दिया कि देखो आज के बाद से कोई भी विडो होगी वो सती की प्रथा नहीं करेगी, वो क्या करेगी, मैरिज करना चाह सकती है, अगर चाहेंगे तो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मॉडर्न इनोवेशन कर दिया, मतलब इन्होंने टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। इन्होंने रेलवेज बनवा दिए। अब पहले तो जब टेलीग्राफ बना था तो उस वक्त र्यूमर उड़ा दिया था इंडिया वालों ने। उन्होंने बोला था कि ये जो देखो, ये जो लंबी लंबी खंबे हैं ना, इसका मतलब ये है कि यहीं पे मारकर जो इनका अगेंस्ट जाएगा, जो लोग इनके अगेंस्ट जाएंगे ब्रिटिशर्स के, उनको वहीं पे मारकर खड़ा कर देंगे, ऐसे र्यूमर फैलाया था। हालांकि ये बात अच्छी थी कि इन्होंने टेलीग्राफ और रेलवेज जैसी सुविधाएं लॉन्च की, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। नहीं तो होता ये कि आज के ज़माने में ऐसे तो बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी सपोज करो कि ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो पॉसिबल था कि बहुत ज़्यादा दिनों के बाद इंडिया के अंदर क्या आता, रेलवे लाइन्स बिछती। फिर अगर आपको मान लो बनारस से लेकर पटना जाना है तो आपको क्या, बहुत ज़्यादा पैदल या फिर रोड का सहारा लेना पड़ता। लेकिन इन्होंने रेलवेज़ को भी इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ अच्छी चीज़ें ये की, लेकिन कुछ बुरी भी चीज़ें की थी। फिर सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये कि इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। मतलब ये हमेशा मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या है, सुपीरियर है। इन्होंने सुपीरियर खुद को माना। इन्होंने ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम किसी को भी छोड़ा नहीं, सबको इन्फीरियर माना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। इन्होंने खुद को सुपीरियर माना। खुद के जो जैसे रेलवे बनाए, तो रेलवे के अंदर कंपार्टमेंट बनाए कि जिसके अंदर जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनके अलावा कोई और जा नहीं सकते, चाहता तो उसको बाहर निकाले। जैसे कि आपने सुना होगा कहानी, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी के संग, जो कि वो घुसे थे तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। ऐसी कहानी आपने सुनी होगी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये बहुत ज़्यादा करप्ट थे ये लोग। अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो क्राइम करके बच जाता था, वहीं जो बेचारा पुअर पर्सन है जिसके पास पैसा नहीं है वो वो ना होते हुए, क्रिमिनल ना होते हुए फंस जाता था। मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, करप्ट थे, ठीक। फिर इन्होंने पुअर को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर दिया। जितने भी ज़्यादा काम थे, जितना भी ज़्यादा स्लेवरी था, वो सब इन्होंने पुअर लोगों के साथ ही करवाया। क्योंकि देखो यार, जिसके पास पैसा है वो तो बच जाएगा, वो तो कैसे भी अपना दिन गुजारा कर लेगा। लेकिन जो पुअर, उसके पास पैसा ही नहीं है, वो क्या कर सकता है। इन्होंने उसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया। वैसे भी ये इंडियंस के साथ तो बहुत ज़्यादा सप्रेसिव थे ही, कि जो देखा उसको सप्रेस करते जाओ, उसका धर्म वगैरह नहीं, उस जो इंडिया का है बस उतना ही काफ़ी है इनको सप्रेस करने के लिए। खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, राइट। तो इन्होंने पुअर के साथ तो बहुत ज़्यादा ही हालत पंचर कर दी थी। फिर इनके जो टैक्स थे, इन्होंने उनके ऊपर टैक्स लगा दिए। अब बेचारा गरीब आदमी, वो खुद जितना अनाज उगा पा रहा है उससे वो बेचता तभी पैसे मिलते। अब उन्होंने उसके ऊपर जितना उसको मिल नहीं रहा है उससे दुगना तो उसे टैक्स ही भरना है। सोचो वो बेचारा कितने ज़्यादा लोन में डूबे जा रहा है, ठीक। फिर उन्होंने हिंदू की जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी थी उसको ही चेंज कर दिया। देखो हिंदू का लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर तुम्हारे दादाजी हैं, दादाजी के पास जो पैसा है वो, मतलब उनका जितना भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास आएगा, पापा के पास। किसके पास आएगा, अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे पास, लड़की हो तो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे के पास, उसके बच्चे उसके पास है। ऐसा करके हिंदू की प्रॉपर्टी जाती है, ठीक है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला कि है ये कौन सी प्रथा है, ये भी कोई प्रथा होती है। इन्होंने उस प्रॉपर्टी को, ये जो लॉ था उसको ही चेंज करवा दिया। इन्होंने बोला कि देखो
हम नहीं मानते ऐसे वैसे प्रॉपर्टी, हम अपना न्यू इंट्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। फिर इन्होंने रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि मान लो मंदिर हो गया या फिर मस्जिद हो गया, इनके ऊपर भी इन्होंने क्या किया, टैक्स लगाने शुरू किए। मंदिरों के ऊपर नहीं, ऐसे नहीं लगाएंगे कि मंदिर है उसके ऊपर टैक्स। उन्होंने जैसे मान लो कोई मंदिर है, तो मंदिर मान लो इतने एरिया के अंदर बनी है, ठीक, तब ये एरिया किसका है भाई, तो पता चला एक्स नाम के किसी बंदे का है, तो इन्होंने इस एक्स वाले बंदे के ऊपर टैक्स भर दिया कि तुम अब इस लैंड का टैक्स दो। अब ये बंदा ये क्या करेगा, ये कहाँ से टैक्स ला कर देगा, तो बेचारा मुसीबत में गया। अब उसने उसके बाद से फिर हमारे अंदर क्या प्रथा शुरू हुई, मंदिरों के अंदर लाइन लगाओ, पैसे दो, टिकट लो, उसके बाद घुसो, ये प्रथा शुरू करवा दी थी। ताकि क्यों करवाई ये प्रथा शुरू, क्योंकि बस बेचारे को टैक्स भरना था उस लैंड के ऊपर जिसके ऊपर धर्म का स्थान है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उस बंदे को क्या करना है, टैक्स भरना है। किसको भरना है, तो ब्रिटिशर्स को भरना है। मतलब आर्किटेक्चर भी हमारा है, एरिया भी हमारा है, लैंड भी हमारा है, ये देश भी हमारा है, फिर भी हम टैक्स किसको भर रहे हैं, उन अंग्रेजों को। ये सारी प्रथा इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी। फिर वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जो मंदिर थे उनके अंदर संस्कृत पढ़ाए जाते थे, क्योंकि स्कूल तो पैसे भी पहले नहीं था, ठीक है, संस्कृत पढ़ाए जाते थे मंदिरों में, और जो मस्जिद वगैरह है उसके अंदर क्या पढ़ाया जाता था, उर्दू पढ़ाई जाती थी, उर्दू कह लो या फिर अरबिक कह लो। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों लैंग्वेज को एकदम खत्म कर दिया। बोले कि ये कौन सी भाषा है, ये तो हम पढ़ाएंगे नहीं, ये तो भाई खुद ब्रिटिशर्स ये खुद बोल रहे थे कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश। तो इन्होंने अब हर स्कूलों में क्या करवा दिया, इंग्लिश पढ़ाना शुरू करवा दिया, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये उनको लगा कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का कोई पॉइंट है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, मिशनरीज एक्टिविटीज़ तो इनको हमेशा से चलती थी। अगर आपने क्लास 9 अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद है सूफी मूवमेंट आया था, सूफी मूवमेंट, और उसके बाद क्रिश्चियन मूवमेंट में आया था। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि सूफी मूवमेंट या फिर कह लो सूफी नहीं, क्रिश्चियन मूवमेंट के अंदर हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते थे, वो धर्म परिवर्तन करवाने लगे। जो हिंदू थे या फिर चाहे मुस्लिम्स थे, उनका धर्म परिवर्तन करवा के क्रिश्चियन बनाते थे। तो जो इंडियंस थे, इन्होंने देखा कि अरे ये तो अभी भी धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं। और बेसिकली इन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन करवाने के बाद बोले कि देखो, लाल झांसा देते थे कि अगर तुम हमारे धर्म के अंदर आ जाओगे तो हम तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा दुष्व्यवहार नहीं करेंगे, तुम अब हमारी कैटेगरी में आओगे। तो इस वजह से मिशनरीज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिस वजह से इन्होंने झांसा दिया कि देखो तुम गरीब हो, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, कर लोगे तो अच्छा होगा। तो बेचारे मुसीबत में आके कर लेते थे। तो इन्होंने जो इंडियंस थे उन्होंने देखा कि अरे इनकी मिशनरीज एक्टिविटीज़ अभी कम नहीं हुई है, ये बढ़े जा रही है, ये अभी भी धर्म का परिवर्तन करवाया जा रहा है, हमारे धर्म को भ्रष्ट करवाए जा रहे हैं। फिर देखते हैं हम लोग मिलिट्री कॉजेस क्या थे जिस वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। सबसे पहला, इन लोगों ने इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया। जैसे इन्हें जैसे मान लो सबसे पहला तो ये कि इन्हें बहुत ज़्यादा पेंशन नहीं मिलती थी या फिर बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती थी। इनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था, इनके साथ अच्छे से बोला नहीं जाता था। इंडियन सोल्जर्स के साथ वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो बैठे हैं, वो अपनी जान दे भी रहे हैं कई सारे वॉर्स में। इंडियन से ज़्यादा मतलब जो ब्रिटिश आर्मी है उनसे ज़्यादा तो मतलब इंग्लिश आर्मी से ज़्यादा तो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स बढ़े थे। इंडियन आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स ही भरे थे, लेकिन फिर भी इतने सब होने के बाद भी इनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट होता था। इन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इनके जैसे मान लो कोई वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियन सोल्जर्स गए थे, लेकिन वहीं पर ब्रिटिशर सोल्जर्स भी गए थे। तो जो ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स है वो शहीद होते थे उनके हिसाब से, तो फिर उनके जो लाश है उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ लाया जाता था इंडिया या फिर अपने राज्य में भेजा जाता था, अपने देश के अंदर। लेकिन वहीं इंडियंस की लाश को तो वैसे ही छोड़ दिया गया। उनकी लाश, उनके घर वाले आस में बैठे होते थे कि काश मेरा बेटा आ जाएगा वापस, लेकिन उनकी लाश तक नहीं लाते थे, वो वहीं पर छोड़ देते थे। तो ये सब क्या था, इल ट्रीटमेंट नहीं था, मतलब इल ट्रीटमेंट ही था और तो कुछ था नहीं। फिर इन्होंने जो इंडियंस थे इनको इंडियन के सोल्जर्स को प्रमोशन ही देना बंद कर दिया। जो हाई पोस्ट है उसके ऊपर कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स। लो पोस्ट में कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स। सबसे ज़्यादा लो पोस्ट में कौन रहेगा, इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोएस्ट पोस्ट इन्होंने दी सूबेदार। इससे बड़ी पोस्ट इंडिया वालों के लिए नहीं रखी थी। फिर इनको बहुत ज़्यादा लो सैलरीज दी जाती थी, जैसा मैंने बोला इनकी सैलरीज इतनी कम थी जिस वजह से इनकी जो फैमिली है वो भी ना चल पाए, इतना कम पैसा। और जो बाकी के पैसे कौन लेकर जाता था, इन्हीं के सोल्जर्स। अच्छे सोल्जर्स को सारे के सारे पैसे दे देते थे। ये भले कितने ही ईमानदार क्यों ना हो इंडिया के सोल्जर्स, लेकिन इनको ना ही तो कभी प्रमोशन मिला, ना ही इनकी सैलरी बढ़ी और ना ही इन्हें अलाउंस मिला। अलाउंस वाला पॉइंट है हमारा 4। इन्होंने एक एक्ट लगाया, क्या, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जिस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई भी भर्ती हो रहा है इनकी सेना के अंदर तो उनके अंदर इन्होंने बोला कि देखो तुम एक कागज़ के ऊपर साइन करोगे जिसके अंदर लिखा है कि अगर हम चाहें तो तुम्हें इस दुनिया के किसी भी कोने के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन ये एक टाइप का टैबू माना जाता था ब्राह्मण के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई भी व्यक्ति, उस वक्त तो प्लेन था नहीं, तो उस वक्त आपको कहाँ से जाना है, आपको समुद्र से जाना है। तो ब्राह्मण क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते थे पहले ज़माने में भी, अभी के भी। तो इन्होंने बोला कि देखो अगर ब्राह्मण क्या इनकी सोच क्या थी कि अगर हम लोग
समुद्र के रास्ते जाएंगे किसी और शहर, तो जाहिर सी बात है ज़रूरी नहीं है कितने दिनों के सफ़र के अंदर हमें वेजिटेरियन ही खाना मिलेगा, हमें मछली भी खाने को मिल सकती है, हमें कुछ और भी खाने को मिल सकता है। मतलब ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हम ब्राह्मण होकर मछली मुर्गा खाने लगेंगे, राइट। तो इस वजह से ये जो ब्राह्मण थे इन्हें ये टैबू लगा कि समुद्र के, मतलब बोला जाता था कि हम लोग अगर किसी भी इंसान ने, अगर वो ब्राह्मण है फिर किसी भी जात का है जो नॉनवेज नहीं खाता है, तो अगर उसने एक बार समुद्र पार कर लिया, दूसरे राज्य पहुंच गया, दूसरे देश पहुंच गया, तो मतलब वो अब पवित्र है, अब उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि तुम इतने दिनों तक ट्रैवल करो और तुम वेज खाने के सहारे जिंदा रहो, राइट। ये था इनका जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जो कि कहता था कि अगर हम चाहें तो तुम्हें इस दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट कौन खड़े हुए, मैक्सिमम पीपल, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना था। फिर 5th पॉइंट ये कि इन्होंने अलावेंस नहीं दिया। अलावेंस क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भट्टा, तो मतलब अगर कोई भी पर्सन होता है वो अगर इंडिया के बाहर रह रहा है, ये अभी भी दिया जाता है, अगर वो इंडिया के बाहर रह रहा है या फिर इंडिया में ही रह रहा है कहीं और जगह पर जहाँ पे बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसकी सैलरी को हाई करवा दिया जाता है, इसको मतलब अलाउंस होता है, मतलब सैलरी को हाई करवा दो या फिर एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दे दो, मतलब जिसके कारण वो अपने घर से दूर रहेगा, राइट। तो घर से दूर रहने के कारण अपने परिवार से दूर रहेगा, तो उन्हें कुछ पैसे वो सेंड कर सकता है, इसे बोलते हैं अलावेंस या फिर कह लो भट्टा। तो इन्होंने अपने सोल्जर्स को भट्टा दिया जब वो कहीं और जाके रहते थे विदेश वगैरह में लड़ाई वगैरह के दौरान, लेकिन उन्हीं के साथ साथ ये इंडियन सोल्जर्स चाहते थे तो उन्हें भट्टा नहीं दिया जाता था, उनकी उतनी ही लो सैलरीज हुआ करती थी, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता था। ये था 5th पॉइंट। 6th पॉइंट पे आते थे कि इंडियंस की, देखो जो भी इनका जो ट्रूप था ना, मान लो ये इनकी आर्मी है, तो इनके अंदर ये हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, अगर मान लो ये ब्रिटिशर्स है तो ये थे इंडियन, ये थे इंडियन के सोल्जर्स, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियन सोल्जर्स थे। इस वजह से इन्होंने देखा कि देखो यार, अल्टीमेटली बात क्या है, अल्टीमेटली बात ये है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं इनकी जो मात्रा है वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें और अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। ये था एक और पॉइंट जिस वजह से इन्होंने जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, ठीक है। फिर आया था ट्रूप का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट नंबर 7, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रूप्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था। किसी किसी जगह जैसे दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हुआ, इन जगहों पे ट्रूप्स थे ही नहीं, जिस वजह से दिल्ली के ऊपर कब्जा भी हुआ था। आप थोड़ी देर बाद मतलब मैं पढ़ाऊँगी, हुआ ये था कि कुछ समय बाद, जैसे मैं उसकी कहानी थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करूँगी, तो मतलब इन लोगों ने ट्रूप्स को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया था। कुछ ऐसी जगह थी जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, यहाँ पर ब्रिटिशर्स तो थे ही नहीं और थे भी तो बहुत कम मात्रा में, जहाँ पे बहुत अच्छे से कब्जा किया जा सकता था, ठीक। फिर 8 पॉइंट था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, मतलब कई जगह वॉर हुए, जैसे ये कौन सा वॉर, एंग्लो सिख वॉर हुआ, यहाँ पर भले इन जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे, पर इन्होंने देखा था, जो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडियंस थे उन्होंने देखा था कि भले ब्रिटिशर्स जीते हैं सिख से, मतलब पंजाबी लोगों से, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। मराठा के साथ हुआ, पंजाबियों के साथ हुआ, इन सब वॉर में इन्होंने देखा, जो इंडियंस थे इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स जो है वो गॉड नहीं है, कोई भगवान नहीं है, उन्हें भी हराया जा सकता है अगर हम सब क्या हो जाए, एकजुट हो जाए। तो इस वजह से इन सारी ये सब क्या है, हम कॉजेस पढ़ रहे हैं कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ क्यों था, ये सारे रीजंस थे कि इन्होंने इन सब के जो पॉइंट्स देखे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भगवान तो है नहीं, वो क्या है, आखिरकार एक इंसान ही है और इंसान को हराया जा सकता है, बस तुम्हें क्या चाहिए, एक सही तकनीक, सही माइंडसेट और एक मत, मतलब टुगेदरनेस, एकता, ठीक। तो हमारे मिलिट्री कॉजेस डिस्कस हो चुके हैं। फिर आते हैं हम लोग इकोनॉमिक कॉजेस, और ये है चैप्टर का आखिरी पड़ाव, जो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जो मेन इवेंट्स वगैरह है, कंसिक्वेंसेस क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या से, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज में। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेज था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब ये कि इनका मोटा मोटा मतलब था कि इंडिया से वेल्थ को ड्रेन करना, मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया। तो वेल्थ को ड्रेन करेंगे, सबसे पहले तो वेल्थ आना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, मुगलों से भी ज़्यादा। मुगले तो भाई टैक्स लेते थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन रूलर्स, मुगल ज़्यादा टैक्स लेते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या थे, उनसे भी महान थे, उन्होंने जो मुगल साम्राज्य था उनसे भी ज़्यादा दुगना तिगुना टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब बेचारा व्यक्ति, समझो कंडीशन समझो, एक फार्मर है, उसने अनाज बोया, तो मान लो उसकी अच्छी खासी मतलब जो अनाज है बहुत अच्छा खासा उग गया, समझो उसने पूरा सामान जो जितना भी था उसने बेचा, तो उससे 40,000 रुपये मिले, जिसके ऊपर उसे 35,000 का टैक्स ही भरना है। ऐसा सपोज करो 35,000 रुपये उसे किसी देने, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने, बस 5,000 रुपये बचेगा उसके पास, जिससे उसे अपने पूरा 1 साल गुजारना है। इस समय के हिसाब से ये पैसा बहुत कम लग रहा है, बट उस समय के हिसाब से वो ज़्यादा था, ठीक है। और उस समय में इतना ज़्यादा पैसा होता भी नहीं था, उतना ज़्यादा अनाज की खेती भी नहीं होती थी। मैंने बस एग्जांपल दिया कि समझो ये सिनेरियो था कि बस 5,000 के अंदर तुम्हें अगर बोला जाए
किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बस 1 साल का 5,000 रुपये मिल रहा है, उसके अंदर सिर्फ उसे नहीं दिन गुजारना है, उसे बस पूरा साल नहीं निकालना है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे उसके पूरे के पूरे, दादी दादा नाना नानी सब कुछ है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट। तो उसके साथ उसके ऊपर ये क्या बीतती होगी कि मैंने पूरी मेहनत की और मेरा सारा का सारा पैसा कौन ले गया? ये अंग्रेज ले गए। तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। फिर इन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा कम करवा दिया। वो लोग जिनकी खुद की, जो इंडिया में क्या था, इंडिया का बोलबाला इसलिए था क्योंकि इसके अंदर सिल्क और कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते थे और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के उगते थे, जिस वजह से लोग रेडीमेड कपड़े नहीं, खुद से होममेड कपड़े पहनते थे, खुद बनाते थे। इंडिया के लोग मेड इन इंडिया टाइप का था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने अपने चीप प्रोडक्ट्स ला दिए, जिस वजह से क्या हुआ, लोगों को चीप प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आने लगे, इस वजह से हैंडीक्राफ्ट का मार्केट भी कम होने लगा। देखो, फिर सेकंड पॉइंट ये भी था कि जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छी अच्छी कमाल की तस्वीरें बनाते थे। तो जब इंडियन रूलर्स हुआ करते थे, उनको वो देखते थे कि ये जो पर्सन है इसने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, तो उसके बदले उन्हें इनाम देते थे, उसकी जो पेंटिंग है उसे ले लेते थे, उसके बदले उसे बहुत ज़्यादा सोने के जवाहरात, सोने के कॉइन्स, ये सब देते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इसका मार्केट ही चौपट कर दिया। कुछ ऐसी नौबत आ गई कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स थे, जो ब्रिटिशर्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस वगैरह के, वो सब इंडिया में लाए, उन्हें चिप कर दिया, जिस वजह से लोग उन्हें खरीदना ज़्यादा पसंद करते थे और ये जो इंडियन के लोग थे, इंडियन के जो आर्टिस्ट थे, उन सबके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदा, जिस वजह से आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। और उनका जितना, जैसे मान लो किसी का काम ही है, उसने पूरी ज़िंदगी बस आर्ट्स में बिताया है, आर्ट्स मतलब आर्किटेक्चर, उसे बहुत अच्छा ड्राइंग बनाने आता है, और उसका पहले क्या था कि बहुत अच्छे खासे तरीके से उसका जो आर्ट था वो बिकता था। लेकिन अब ब्रिटिशर्स आ गए, अब इनका जो आर्ट था जो बिकता था, अब वो भी नहीं बिकने लगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। ये सब रीज़न के कारण आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, इन ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब, देखो, सबसे पहले जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के अंदर आए थे, तो इनका मकसद ये था कि देखो यार, इंडिया के पास जो कॉटन है वो बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे कि हम तुम्हें गोल्ड देंगे। ये कौन है? ये BEIC है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी कि हम गोल्ड देंगे इंडिया को, उसके बदले हमें क्या चाहिए, हमें बस कॉटन चाहिए। तो पहले इनका जो लेन देन था वो इस मामले में चलता था, गोल्ड और कॉटन के बदले। मतलब ब्रिटिश है, ये मान लो ब्रिटिश है और ये मान लो इंडिया है, तो ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हम तुम्हें गोल्ड देंगे, तुम हमें कॉटन दो, ठीक है। तो ये सब चला, बहुत सालों तक चला। लेकिन फिर लालच आ गई। लालच आई किसके बारे में? इस पूरे साम्राज्य, इस पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा करने की, जिस वजह से क्या हुआ, एक मोमेंट ऐसा आया जब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब गोल्ड ही नहीं देते थे, नो गोल्ड ओनली कॉटन। फिर इन सारे पैसों का ये करते क्या थे, एग्रीकल्चर, इन सब टैक्सेस का ये करते क्या थे, ये अपने आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे या फिर जितने भी जनरल, कमांडर, ये जितने भी सारे लोग थे, उन सब की सैलरी, उन सब की सेविंग्स, उन सब का अलाउंस, उन सब के रहने का घर, उन क्रिश्चियन के जितने भी चर्च वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें अपने इस देश के, अपने मतलब हमारे इस देश के पैसों से ही होते थे। पूरे साम्राज्य के पैसे इकट्ठा करते थे, जितना भी कॉटन है, सिल्क है, ये सब एक्सपोर्ट कर करके और यहाँ से ले जाकर अपने देश में बहुत कम दामों में मतलब ज़्यादा दामों में बेचना शुरू कर दिए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आया। मतलब इंडिया का पैसा अपने पास रखा, उस वजह से उस पैसे का क्या किया, ये भी नहीं कि इंडिया के लिए कुछ काम कर देना, नहीं, अपने अंदर ही, अपने ऊपर ही पूरा का पूरा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करना शुरू हुए। इन्होंने कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको बंद करवा दिया। एक्चुअली इन्होंने खुद बंद नहीं करवाया, उन्होंने कुछ ऐसी प्रोसीड्यूर ही करवा दी जिस वजह से बंद हो गया। मैंने बताया आपको कि इन्होंने चीप गुड्स वगैरह लाने शुरू कर दिए, जिस वजह से इंडिया का प्रोडक्ट ही नहीं बिकने लगा। और इंडिया जो है वो बाहर जाकर एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बाहर इन्होंने जाना ही मना कर दिया था। बाहर जाकर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंडिया के अंदर हो नहीं रहा है, तो करोगे क्या? आखिर में क्या होगा, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद ही होंगी, ठीक। फिर जिस वजह से पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी हमारे पीजेंट्स वगैरह की, हमारे सोल्जर्स की, हमारे जो रूलर्स हैं उन सब की इकोनॉमी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जिस व्यक्ति का काम है आर्किटेक्चर, अब उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है, अब वो बेचारा क्या करेगा? जिस सैनिक का काम है लड़ना, उसको आपने अवध का जो अवध के जो नवाब थे उनके अंदर से उनका जो अवध है उसी को छीन लिया। अब इतने ज़्यादा राज्य के जितने भी लोग हैं, सैनिक वगैरह हैं, मंत्री हैं उनके, वो क्या करेंगे? वो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, अब वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है इंडिगो। इंडिगो का मतलब समझो, ये होता है नील, सिंपल मतलब है नील। मतलब एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर से डाई उगती है, ठीक है, ब्लू कलर की डाई, जिससे नील वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये बिहार वगैरह साइड में होता है, ठीक है। तो जो इंडिगो के कल्टिवेटर्स थे, इनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा जुर्म किया, इनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट शुरू किया। इन्होंने बोला इन इंडिगो कल्टिवेटर्स को कि देखो, तुम अपने खेत के अंदर कोई और पौधा उगा ही नहीं सकते। अगर वो गलती से कोई और पौधा उगा देते थे ताकि जिनसे अपना खेत, मतलब अपना जो पेट वगैरह है ये सब पाल सके, तो उस पौधे को वो काट देते थे, किसी जानवर को खिला देते थे, अपने ले लेते थे, लेकिन इनको नहीं देते थे। इनका बस एक मोटिव था कि जो डाई था, ये दूसरा मेन सोर्स था जिन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, जहाँ से डाई लेकर
अपने देश में बहुत हाई प्राइसेस पे बेचते थे, क्योंकि यहाँ पे खुद डाई उगती है, कहीं और से खरीदी नहीं जाती, ठीक है। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ। इनके डाई मतलब इन्होंने बोला कि पूरे खेत के अंदर बस तुम मतलब आराम मत करो, बस दिन भर तुम काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, बस दिन भर काम ही करवाया, ठीक। फिर अब कई बार क्या होता है, ऐसा तो होगा नहीं कि तुम इतने साल रहोगे और तुमने कभी भूकंप या फिर बाढ़ या फिर सूखा ये सब देखना ना पड़े। ये सब भी हुआ इंडिया के अंदर। पहले ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमी डाउन हो गई थी, पॉवर्टी आ गई थी, गरीबी आ गई थी, ठीक है। सबका एम्प्लॉयमेंट छीन लिया गया था, सब अब घर पे नहीं, मतलब घर पे बैठने लगे, ना ही कोई काम, ना कोई पैसा, ना कोई खाना, कुछ भी व्यवस्था वगैरह नहीं थी, जिस वजह से क्या आ गया, इंडिया के अंदर बहुत भीषण रूप में गरीबी आई थी। उसके साथ फैमिलीज तो वगैरह आते ही थे, मतलब कभी कभी ड्राउट आ गए या फिर कभी कभार फ्लड हो गया, जिस वजह से जो खेत वगैरह है वो सब स्वाहा हो जाते थे। अब कोई सरकार क्या करती है, जब वो देख रहे हैं कि इनका जो इनकम का सोर्स है वो कम हो रहा है, तो थोड़ी हेल्प कर दे। इन लोगों ने नहीं किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नहीं किया, उन्हें जो जैसे थे उनके हाल पे ही छोड़ दिया। उन्हें छोड़ दिया कि भाई तुम्हारे पास कुछ भी आ रहा है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हम अपने महलों के अंदर ही राज करेंगे। फिर जो लैंड एरिस्टोक्रेसी थी उसके डिक्लाइन आ गई। मतलब एक ज़मींदार का काम क्या होता है कि वो अपनी ज़मीन को लेगा, उसके अंदर बोलेगा कि देखो हम तुम्हें ज़मीन देंगे, उसके ऊपर तुम खेती वगैरह करो, कुछ पैसे हमें दो, कुछ पैसे अपने पास रखो। ये होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले। लेकिन फिर क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने ज़मींदार को क्या बोला कि देखो हम तुम्हें बोले कि 1 महीने के अंदर तुम्हें 1 करोड़ रुपया जमा करना है। सपोज करो 1 महीने के अंदर तुम 1 करोड़ रुपया जमा करना है, तो अब बेचारा ज़मींदार क्या करेगा, वो अल्टीमेटली जिनको जो लोन देता था, जो ज़मीन वगैरह देता था, उनसे मांगेगा। उनके पास उतना पैसा ही नहीं है, उतनी ज़्यादा उनकी खेती नहीं हो रही, जितनी हो रही है उससे ज़्यादा तो वो ब्रिटिशर्स ही लेकर जा रहे हैं। तो बेचारे इस ज़मींदार के पास 1 करोड़ रुपये आएगा कहाँ से? 5,000 मिलाकर भी अगर 5-6 लोग देंगे तो उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा ना, 1 करोड़ सपोज करो, एग्जाम्पल है। तो इस वजह से क्या किया, जो ज़मींदार थे इनके ऊपर ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने क्या बोले, वारंट जारी कर दिया कि अरे भाई तुम किस नाम के ज़मींदार हो, तुमसे बोला था कि तुम मेरे को 1 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया दो, तुम मेरे को वो भी नहीं ला कर दे पाए, तो तुम्हारा जो पद है हम तुमको उससे छीन लेते हैं, ठीक है। तो जमींदार बेचारे, उनकी एडिटर कैसे चले गए, उनका तो एक ही जमींदार नाम ही क्यों पड़ा है, क्योंकि वो ज़मीनदार है, मतलब ज़मीन को लेकर रखता है। अब उससे उसका ज़मीन ही खींच ली गई, मतलब उसकी इज्जत ही नहीं रही, इज्जत ही छीन ली गई, जिस वजह से क्या हुआ, ज़मींदार भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए। और ये सारे क्या थे, कॉजेस थे। मतलब तुमने पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया, तुमने आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया, तुमने इंडियन के सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया, तुमने ज़मींदार को बहुत तकलीफ दिया, तुमने बहादुर शाह और नाना साहब जैसे रूलर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया। इस वजह से ये सारे बहुत क्या थे, ये सब अल्टीमेटली क्या थे, कॉजेस थे, जिस वजह से मतलब शरीर के अंदर जो आग लगती है ना, ये सारे वो आग के सोर्सेस थे, जिसके बाद शुरू हुई जंग की कहानी, जिसका नाम है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा।